सॉरी 16, और हम 16 में आज डिस्कस करेंगे वेरिएंस 12। ठीक है, पेपर एज इट इज वही है कि 1 आवर का पेपर होगा बेटा, 40 क्वेश्चंस होंगे, आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा जिसको यूज करके आप ये सारी की सारी वर्किंग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस व्हिच गैस डिफ्यूजेस एट द सेम रेट एज नाइट्रोजन। सबसे पहली तो बात ये कि MR ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ये हो जाएगा 14 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 28। तो आपको ये देखना है कि किस गैस का MR 28 है। इस अमोनिया का MR है बेटा 17, ये आपको पीरियोडिक टेबल से निकालना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का MR है बेटा 28, इथेन का MR है बेटा 12 टाइम्स 2 24 प्लस 6 30। ठीक है, और अगर MR ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो 32। अब जाहिर सी बात है वो आपसे कह रहे हैं सेम रेट एज नाइट्रोजन व्हिच गैस डिफ्यूजेस एट द सेम रेट एज नाइट्रोजन। तो भाई सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन उस वक्त होगा जब सेम MR होगा। तो सेम MR किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का है, व्हिच इज व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट hydrochloric acid, carbon dioxide gas is released, 3 sets of apparatus are shown। ये apparatus है, इसमें मास ऑफ फ्लास्क प्लस कंटेंट जो है वो डिक्रीज होगा और उसके थ्रू मैं रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करूंगा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट होगा और मैं डिटरमिन करूंगा। इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो सकता है लेकिन ओवर वाटर कर रहे हैं हम, ये ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। Which set of apparatus are suitable together with a stopwatch for following the rate of this reaction? Again मैंने कहा था कि rate of reaction determine करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर B होगा, because carbon dioxide is water soluble। तो अगर आप थर्ड एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी, कलेक्ट नहीं। सो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर सॉल्युबल, हेंस वी कैन नॉट यूज ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, which statement is correct। अच्छा जी, which statement is correct कह रहा है, जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस सोडियम ऑक्साइड टू ऑक्सीजन, नहीं जी। जब भी रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्टिव मेटल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन नहीं होती। उसके बाद है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। गलत, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, और एनोड के ऊपर जो है वो हमेशा ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, तो ये गलत हो गया। Recycling aluminum conserves the Earth's infinite supply of hematite। नहीं भाई, हेमेटाइट और जो है वो तो आयरन के लिए, वो एल्यूमिनियम कह रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने पढ़ा भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो 3 का डी आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसमें मजीद एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड, या अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूं, आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन वाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, ये हमने नोट्स में लिखवाया हुआ है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Benzene and cyclohexane are both flammable liquids. They are able to mix with each other without separating into 2 layers. They have very similar boiling points. It is difficult to separate a mixture of these 2 liquids by fractional distillation. ठीक है, why is it difficult to separate a mixture of benzene and cyclohexane by fractional distillation? तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, राइट? तो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं तो ऑब्वियसली मैं अच्छा, और दूसरी बात ये कि बेटा दे आर एबल टू मिक्स विद ईच अदर। ठीक है,
और तीसरी बात ये कि दे हैव अ वेरी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना, तो हम सी आंसर देंगे बिकॉज दे हैव अ वेरी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि दोनों का सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही नहीं चलेगा कि हेक्सेन कब गया और बेंजीन कब गया और साइक्लोहेक्सेन कब गया। ठीक है, सो दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, द ग्राफ गिव्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लेड एंड टिन। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड है जो कि 300 से ज्यादा है, और ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन है जो कि 200 से ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा कि लेड का मेल्टिंग पॉइंट 300 से ज्यादा है और टिन का मेल्टिंग पॉइंट 200 से ज्यादा है। आगे चलें, वो कह रहे हैं द ग्राफ शोज दैट एनी मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन मस्ट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज। अब यार मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन है तो इसका मतलब भाई ये एलॉय हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम एलॉय की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब एलॉय हो बनेगा तो लेड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, राइट? सही है, यानी इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, इन दोनों के मिड में रहेगा, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? बिलो दैट ऑफ लेड। टिन से ज्यादा होगा, लेड से कम होगा, विच मीन्स कि इस रेंज में कहीं पर अवेलेबल होगा। And that's a fact actually. Question number 6. Which statement about chlorine atoms and chloride ions is correct? पहली तो बात ये कि भाई क्लोरीन एटम कहा उसने, उसके बाद भाई उसने कहा क्लोराइड आयन। ठीक है, अब वो कह रहा है दे आर बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। नहीं भाई, क्लोराइड आयन आइसोटोप प्रोड्यूस है, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। ओ भाई ये क्लोराइड आयन है, ये एटम है, दोनों की नेचर डिफरेंट हो गई, इसलिए सेम केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है? दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल सही बात है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें भी 17 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें भी 17 प्रोटॉन्स होंगे, एंड देयरफॉर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? सी। सर व्हाई नॉट डी? बेटा दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं भाई, एटम और आयन दो मुख्तलिफ चीजें हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसी वक्त सेम होती हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। यहां मैं लिख देता हूं, इफ force of attraction is same, then physical properties would be same। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अलर्ट रहना। when substance Q melts, only weak force of attraction between its molecules are overcome। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर ओवरकम। ठीक है, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स Q? तो बेटा ये याद रखिएगा, it must be simple covalent molecule with low melting point and boiling point। तो जब बिटवीन द मॉलिक्यूल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उनको ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एक बात तो मैंने इस स्टेटमेंट से ये जज कर ली, और दूसरी बात ये कि बेटा ये जो Q है ये सॉलिड है, और जितने सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
simple covalent molecules can't conduct electricity, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे एक्वस हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देयरफॉर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम इसी का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन containing lead 2 ions is added to a solution containing iodide ions, a yellow precipitate is formed, ठीक हो गया। तो आपके पास lead ions हैं, ठीक है, और आपके पास बेटा iodide ions भी हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके lead 2 iodide बना लेंगे, which is PbI2, क्योंकि 2 आयोडीन है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब ये आपके पास इक्वेशन बनी है। अब ये इक्वेशन देखिए किस ऑप्शन के अंदर है, Pb2 plus 2y minus एरो PbI2, ये D के अंदर है, which means D is the right answer। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, lead 2 ions is added to a solution of iodide ions। सर येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का बना है? भाई येलो प्रेसिपिटेट जो है वो lead 2 iodide का बना है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस मैंने आपको करवाई है, उसमें आप देखिएगा मैंने इक्वेशंस भी बना के दी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बकमिन्स्टर फ्लोरीन has the chemical formula C60। ये है बकमिन्स्टर फ्लोरीन की डायग्राम। How is the structure of बकमिन्स्टर फ्लोरीन best described? तो भाई बेस्ट डिस्क्राइब क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सिर्फ कार्बन एटम है, ये देख रहे हो सारे के सारे क्या है, सिर्फ कार्बन एटम, तो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है। पॉलीमर भी नहीं, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो डी इज द राइट आंसर। जैसे ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसी बकमिन्स्टर फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम ओनली। फॉर्मूले से पता चल रहा है ये बात। सो cannot be a compound or polymer, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगेन which diagram correctly shows the arrangement of the ions in solid sodium chloride। और मैंने नोट्स में ये बना के दिया डायग्राम आपको। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखो ये क्लोराइड ये सोडियम से कर रहा है, ये सोडियम इस क्लोराइड से कर रहा है, ये क्लोराइड इस सोडियम से, ये सोडियम इस क्लोराइड से, ये सोडियम इस क्लोराइड से, और ये क्लोराइड इन तीनों सोडियम से। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। प्लस माइनस अट्रैक्शन होनी चाहिए, सिंपल, सबसे आसान बात ये। सर व्हाई नॉट बी? बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों सोडियम इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों के दोनों सोडियम इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों क्लोराइड इंटरेक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, रिपल्जन होगी इसलिए गलत। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, यहाँ पर सारे के सारे सोडियम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी गलत। यहाँ पर भी सोडियम और क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी गलत, ठीक है। ए क्यों ठीक है ये बताया, बी सी डी क्यों गलत है ये बता दिया। आगे चलें। Aqueous sodium hydroxide is added to a sample of colorless solution, ठीक है। याद रखिएगा कि आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन मिला है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे। आगे चलो। Aqueous ammonia is added to separate sample of the colorless solution, ठीक है। इसने कहा भाई aqueous ammonia ऐड किया कलरलेस सॉल्यूशन में। वो कह रहे हैं both the cases of white precipitate form which is soluble in excess reagent। ये बहुत ही अहम बात आ गई है कि white precipitates बना, NaOH में भी डिसॉल्व हो गया और aqueous ammonia में भी डिसॉल्व हो गया। वो कह रहा है which positive ion is present in the solution, तो zinc is the right answer। सर why not C? C इसलिए गलत क्योंकि कॉपर का व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आता, ब्लू प्रेसिपिटेट्स आता है, ठीक है। सर कैल्शियम क्यों गलत है? कैल्शियम इसलिए गलत है क्योंकि एक्वस अमोनिया के साथ उसके कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। एल्यूमिनियम क्यों गलत है? एल्यूमिनियम इसलिए गलत है क्योंकि एक्वस अमोनिया में एल्यूमिनियम के प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। आपको सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, in an experiment 1 cm cube of gaseous hydrocarbon Z requires 4 cm cube of oxygen for complete combustion
cm cube of carbon dioxide. All gas volumes are measured at room temperature and pressure. ठीक है, all gas volumes are measured at room temperature and pressure. ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, दो बातें लिख देता हूं, बता देता हूं कि जिंक आयन is soluble in both NaOH and aqueous ammonia. ठीक है, आगे चले. In an experiment, 1 cm cube of gaseous hydrocarbon Z requires 4 cm cube of oxygen for complete combustion to give 3 cm cube of carbon dioxide. ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, नहीं पता, मुझे ना पता है कि जब ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा. एग्जामिनर ने मुझे बता दिया कि ये 1 है, एग्जामिनर ने मुझे बता दिया कि ये 4 है, और एग्जामिनर ने मुझे बता दिया ये 3 है. तो इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा, 1:4:3. राइट. अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए. तो इसका मतलब यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 8. 8 में से अभी आपको कितनी नजर आ रही है, 6. तो 8 कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊं, तो मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा. अब जब यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो कार्बन कितने आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ से 3. हाइड्रोजन 2 टाइम्स 2 कितने करके हो जाएंगे, 4. तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4. अब ये फॉर्मूला कहाँ पर लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर बेटा. ठीक है, आई होप यू गेट द लॉजिक कि यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 8. यहां पर भी टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 8. अभी फिलहाल कितने थे मेरे पास, 6. तो 8 कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा. अब जरा देखो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 3. और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास, 4. तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H4. ये आंसर है. ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13. इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी. What is the best conductor of electricity? Diamond cannot conduct electricity. Magnesium can conduct. तो राइट आंसर क्या होगा, बी. तो बहुत ही आसान है. All metals conducts electricity बेटा. All metals conduct electricity due to the presence of C of electron. ठीक है, आगे चलो. Molten salts of 4 metals are electrolyzed. भाई molten salts, ठीक है. The ions which metal require the smallest number of electrons for 1 mole of atom is to be liberated during electrolysis. भैया एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 3+. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए, 3. कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+. 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम एटम. आयरन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2. तो ये बनाएगा आयरन एटम. सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम एटम में. तो सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए, सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए, सोडियम ने गेन किए. तो इसका मतलब सोडियम इज द राइट आंसर. ठीक है. 15. अलर्ट रहना. एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ x. अब यार एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गई, ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई, क्योंकि इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट से. तो ये सी और बी दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ये. तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए. कंपटीशन इन दोनों के दरमियान है, ए और डी, क्योंकि दोनों के दोनों एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं व्हिच एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन. तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन की यहां से यहां तक होती है. आप नोट्स कीजिएगा मेरे लेक्चर में. तो ये उसने रिप्रेजेंट किया भाई, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग.
ठीक है भाई। Question number 16. The following statements refer to the use of catalyst in chemical reaction. A catalyst increases the activation energy of the reaction. गलत. Catalyst always lowers the activation energy. तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। A catalyst increases the rate of reaction. बिल्कुल सही बात है। A catalyst increases the yield. Yield has nothing to do with the catalyst. मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखवाया आपको कि कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से यील्ड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, कहीं नहीं होता है ऐसा। Which means C is the right answer, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अलर्ट रहना। In 2 experiments, 1 and 2, an excess of powdered calcium carbonate was reacted in a flask with dilute hydrochloric acid. In experiment 1, the carbon dioxide evolved was collected and the volume of gas measured at regular time interval. In experiment 2, the mass of flask and its content was measured at regular intervals. The results of both experiments were plotted on the graph. ठीक है। आप जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और कलेक्ट होगी at regular time intervals, तो volume of carbon dioxide increases with time, isn't it? तो volume of carbon dioxide increases with time. ये वाला ऑप्शन W में है और X में है, सही है। किसमें बेटा? W में है और X में है। तो X जो है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम तो हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना, ये ग्राफ बताया मैंने आपको। तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए W इज द राइट। उसके बाद वो क्या कह रहा है? इन एक्सपेरिमेंट 2 द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट वाज मेजर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। भैया जब ये एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो मास ऑफ फ्लास्क प्लस कंटेंट डिक्रीजेस विद टाइम। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है ग्राफ के साथ। तो अब आप देखिए, यहाँ मास इंक्रीज, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज इन मास हो रहा है विद टाइम, तो ये आ जाएगा। तो W एंड Y किस ऑप्शन के अंदर लिखे हुए? ऑप्शन ए में लिखे हुए, इसलिए ए इज द राइट आंसर। सर वाई नॉट Z? उसमें भी तो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। बेटा डिक्रीज होगा लेकिन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सपेरिमेंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अलर्ट रहना। Iron 2 ions react with chlorine, ठीक है। Which statement about this reaction is correct? Chlorine is reduced by iron 2 ions. क्या तो सही रहे? सर आपको कैसे पता चला? भाई क्लोरीन यहाँ पर क्या है? 0, और यहाँ पर क्लोरीन क्या है? -1। तो 0 से -1 क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, एंड देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। सर व्हाई नॉट बी? क्लोरीन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये गलत है, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन है और तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में मैंने लिखा है आयरन 2 आयंस आर रिड्यूस्ड बाय क्लोरीन। नहीं भाई, आयरन 2 आयंस जो हैं वो तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्योंकि वो 2+ से 3+ में जा रहे हैं। ये भी गलत। आयरन 2 आयंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत। आयरन 2 आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये भी लिखवाया नोट्स। Question number 19, when water is liquid, it ionizes slightly according to this equation. The forward reaction is endothermic. ये बहुत अहम बात है कि forward reaction endothermic है, ठीक है। वो कह रहे हैं when the temperature of water is increased, which changes will take place. यार आप सब जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जाहिर सी बात है आयंस ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं ये स्टेटमेंट सही हो गया कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस बनाएंगे, है ना। तो डी इज द राइट आंसर।
ठीक है। और याद सर व्हाई नॉट 1 and 2, बेटा 1 and 2 इसलिए गलत हो गए क्योंकि जब भी वाटर की आयनाइजेशन होती है सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल। सही है, तो ये पॉइंट लिख देते हैं हम यहां पर। ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ वाटर solution remains neutral। ठीक है। The table shows some properties of 4 metal chlorides। अलर्ट रहिएगा, 4 metal chlorides हैं। Which row is magnesium chloride? आप सब जानते हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो सॉल्युबल इन वाटर यहां पर है, सॉल्युबल इन वाटर यहां पर है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन बी और डी में है, राइट। आप ये भी जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड व्हाइट कलर का होगा, तो ये व्हाइट है, ये सॉल्युबल है। और जाहिर सी बात है ये किसके थ्रू बना होगा, मेटल एंड एसिड, तो डी इज द राइट आंसर। और ये मैंने क्लास में करवाया। तो बेटा कंपटीशन किसके दरमियान था, बी और डी के दरमियान था। यहाँ ग्रीन लिखा हुआ तो ये तो गलत हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटा। ये तो बहुत आसान है। Which statement about the uses of metal is not correct? भाई uses of metal is not correct। तो aluminum is used for making food containers and electrical cables, ये बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है not correct। Copper is used for making brass, ये भी बिल्कुल सही बात है। Iron is used as a catalyst in the contact process, ये गलत है क्योंकि contact process में vanadium 5 oxide the catalyst इस्तेमाल होता है। तो बेटा C is the right answer। Sir why not D? ओ भाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन मेरा बच्चों जब भी होता है निकल को हमेशा एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ सी वाला जो है वो रॉन्ग है और सी आंसर है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 22, अ लंप ऑफ एलिमेंट एक्स कैन बी कट बाय नाइफ। यार ये कैन बी कट बाय नाइफ इसका मतलब बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एलिमेंट, क्योंकि नाइफ से जो कट हो जाते हैं मेटल वो सिर्फ ग्रुप 1 के होते हैं। ये लिखवाया है मैंने आपको ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, आप चेक कर लेना नोट्स। ठीक है, तो अब ग्रुप 1 का एलिमेंट चेक करो। अच्छा एक और देखो, ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद वाटर एक्स फ्लोट्स ऑन द मेटल। भाई ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग्स टू ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो फ्लोट करते हैं। प्रूफ हो गई मेरी बात कि ये जो एलिमेंट एक्स है ये ग्रुप 1 का है। अब ग्रुप 1 का एलिमेंट एक्स चेक करें, ग्रुप 1 का कौन सा एलिमेंट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। विच रो इज ट्रांजिशन एलिमेंट? आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो डेंसिटी भी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो ये आंसर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, बहुत ही क्लियर कट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, डी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ओहो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा डेंसिटी सीखी है, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ लिख दीजिए, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा लिख रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट have high melting point and densities। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 24, एलिमेंट Z combines with sodium to form compound Na2C। ठीक हो गया, ये कंपाउंड बना है भाई। आगे बढ़ते हैं। The position of 4 elements are shown on the outline of the part of the periodic table। Which element is Z? इस फॉर्मूले को देखकर मुझे ये पता चल गया कि सोडियम के ऊपर चार्ज है +1 और Z के ऊपर चार्ज है 2-। तो अगर Z के ऊपर चार्ज 2- है, इसका मतलब ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप 6 के जितने एलिमेंट होते हैं वो 2- चार्ज कैरी करते हैं। तो बेटा ये ग्रुप 6 है, ये 7 है और ये ग्रुप 8 है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। सही है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि 2- चार्ज किन एलिमेंट के ऊपर होता है, जो कि ग्रुप 6 के एलिमेंट होता है। सही है भाई। 25 देखो, अलर्ट रहना। द टेबल शोज द
observation made when an aqueous solution of salt Z has different reagents added to it. aqueous sodium hydroxide ऐड कर रहे हैं, green precipitates आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो green precipitates iron 2 ions के होते हैं, सही है। dilute nitric acid है, फिर barium nitrate है, white precipitates आ रहे हैं, इसका मतलब कि सल्फेट है। तो यहाँ पर सल्फेट आया और यहाँ पर Fe2+ आया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, FeSO4 which is iron 2 sulfate। तो iron 2 sulfate कहाँ पर लिखा हुआ है, D में लिखा हुआ है, तो D is the right answer, सही है। यहाँ बता दीजिए कि ये iron 2 आयंस हैं और यहाँ बता दीजिए कि ये सल्फेट आयंस हैं, और आप बता दीजिए कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो FeSO4 बनाएंगे। FeSO4 क्या है, आयरन 2 सल्फेट, इसलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अलर्ट रहिएगा कि ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। चलो 26, the diagram shows the apparatus used to extract aluminum from aluminum oxide. Which statement about this process is correct? The electrolyte is a solid mixture of aluminum oxide and cryolite। तो भाई solid तो electricity conduct ही नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। The electrolyte is aluminum oxide dissolved in water, dissolved in cryolite होता है, ये भी गलत हो गया। The equation for the reaction, the positive electrode is anode, और anode के ऊपर reduction कभी भी नहीं होती, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटा। Which reaction is not a redox? तो आंसर इज ए। सर व्हाई नॉट बी? बेटा कार्बन यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, ऑक्सीजन 0 है, यहाँ -2 है, इसका मतलब रिडॉक्स हो गया। ये 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पर -2 है, तो ये भी रिडॉक्स हो गया। यहाँ पर आयरन +3 है, यहाँ पर आयरन 0 है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड +2 है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड +4। तो ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, ये तीनों के तीनों बेटा रिडॉक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ठीक है। ट्वेंटी 28 देखिए, aqueous copper to sulfate solution is placed in an iron container and left to stand for several days. Which statement describe what happens? भैया aqueous copper to sulfate solution को मैंने प्लेस किया आयरन कंटेनर में, तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस तरह से आयरन टू सल्फेट के ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा और पिंक डिपॉजिट ऑफ कॉपर बनेगा, ठीक है। तो जरा देखिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद कॉपर टू सल्फेट टू गिव ब्लैक सॉलिड, ये गलत है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सम फाइन आयरन पार्टिकल्स आर फॉर्म, नहीं भाई आयरन पार्टिकल्स बनेंगे, कॉपर पार्टिकल्स बनेंगे डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ये भी गलत। द पार्ट ऑफ द कंटेनर इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन इज कोटेड विद कॉपर, ये बिल्कुल सही बात है। यही कह रहा था कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर मेटल बनेगा। सॉल्यूशन पहले ब्लू था, उसके बाद ग्रीन होगा, तो वो कह रहा है सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, ये भी गलत। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 28। मैं यहां लिख देता हूं, displacement reaction occurs because reactivity of iron is greater than copper, thus green solution and pink brown solid of copper is obtained। ये हो रहा है बेटा पूरा रिएक्शन, ठीक है। In the manufacture of paper, sulfur dioxide is used to remove yellow color from the wood pulp. Which term can be used to describe sulfur dioxide in this process? Bleach कर रहा है, A is the right answer। आपको लिखवाया ना कि sulfur dioxide is used in the bleaching of wood pulp, तो A is the right answer। ये नोट्स में लिखवाया है स्टेटमेंट, in the bleaching of wood pulp। 30, which statement about the use of gases is not correct?
हीलियम इज यूज्ड इन बैलून, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन इज यूज्ड in the addition reaction with saturated vegetable oil। ओ भाई saturated vegetable oil से नहीं होता, vegetable oil तो unsaturated होता है ना। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील एंड वेल्डिंग, ये भी बिल्कुल सही है। बी गलत है, क्योंकि सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन नहीं बनता, सैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है। 31 electrical energy can be generated using simple cell as shown। Which pair of metal when used as electrode will give the largest reading on the voltmeter? Largest reading on the voltmeter वो देगा जिसमें रिएक्टिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, ये लिखवाया मैंने आपको। The greater the reactivity difference, the higher the voltage। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का डिफरेंस कहां पर आ रहा है? अब उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा बी में आ रहा है और सी में आ रहा है, इनफैक्ट पोटेशियम एंड सिल्वर। तो सी इज द राइट आंसर। सही है। सबसे ज्यादा कंपटीशन जो था ना वो बेटा बी और सी में था। तो आपको पता है पोटेशियम और सिल्वर में बहुत मार्क डिफरेंस है, इसलिए सी इज राइट आंसर। उसके बाद 32 when reacted with an excess of dilute hydrochloric acid 0.002 moles of metal and liberated 48 cm³ of hydrogen measured at RTP, which equation is correct? तो मेटल M जो है वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रही है। इसका मतलब कंपटीशन जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर है। सही है, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर दिखा रहे हैं वहां पर। ठीक है बेटे, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल लेता हूं। 48 को डिवाइड कर देते हैं 24,000 cm³ से। सो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 2 × 10⁻³ सही। अब मैं मेटल M और हाइड्रोजन गैस के दरमियान रेशियो देख लेता हूं। ये है 0.002 और ये है 2 × 10⁻³ दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। डिवाइड कर दीजिए तो ये 1:1 का रेशियो आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो इस दोनों में है और यही आंसर है। इसमें 2:1 का रेशियो है, राइट? तो सी इज द राइट आंसर। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको जज कर सकते हैं। मैंने दोनों बता दिया। कंपटीशन बेटा ए और सी में था ना, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ए ठीक है या सी ठीक है? रेशियो से पता चलेगा मुझे। रेशियो 1:1 का है और रेशियो 1:1 इसमें आ रहा है। 33 द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है यार, सेक्शन ऑफ द पॉलीमर ये है, ठीक। फिर दोबारा से यही चीज रिपीट हो गई, राइट? फिर दोबारा से यही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है which alkene is used to make this polymer। अब यार ये जो चेन कंटिन्यूएशन है इसमें कोई पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड नहीं, राइट? इसका मतलब ये एडिशन पॉलीमर है। तो अगर एडिशन पॉलीमर है तो तुम क्या करोगे? ये तो एज इट इज लिखोगे, राइट? और एडिशन पॉलीमराइजेशन की खास बात ये कि मोनोमर में बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब तुम इसको लिखोगे कैसे? तुम लिखोगे इस तरह CH3 CH2, यानी C2H5 की जगह मैंने ये लिख दिया CH3 CH2। इसके बाद क्या आएगा? CH, फिर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा? CH2। अब तुम ये देखो ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा आपके पास बी में, तो बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, ये लिखने का जजमेंट हो गई आपकी। ये तीनों की तीनों चीजें सेम है और वो इससे बन रहा है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो C2H5 को मैंने किस तरह से लिखा, CH3CH2, उसके बाद क्या था CH, वो लिखा। CH के बाद क्या था आपके पास, डबल बॉन्ड, वो लिखा। डबल बॉन्ड के बाद क्या अटैच है, CH2, वो लिखा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये क्या है भाई, CH2, ये लिखा आपने। फिर क्या है, डबल बॉन्ड, ये लिखा आपने। फिर क्या है, CH, ये लिखा आपने। और फिर क्या है, C2H5, तो ये C2H5 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आसान है बहुत। 34 देखिए, the table shows some atmospheric pollutants and their possible effects. Which row is not correct? भैया not correct कह रहा है वो, तो जरा देखिए। CFCs ओजोन डिप्लीशन में इस्तेमाल होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग में इस्तेमाल होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जो कि गलत है। याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। Unburnt hydrocarbons involves in photochemical smog, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। सही बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि नॉट करेक्ट कह रहा है वो। ठीक है, जस्ट होल्ड इन अ सेकंड प्लीज, कॉल आ रही है मेरे पास एक। हेलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which compound is the most viscous and the least flammable? अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने लिखवाया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जितनी ज्यादा कार्बन एटम होगी वो उतना ही लेस फ्लेमेबल होगा, जितनी ज्यादा कार्बन एटम होगी वो उतना ही ज्यादा विस्कस भी होगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स किसमें, डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। सही है भाई, तो आप यहां लिख दीजिए, higher the number of carbon atoms, higher the viscous more the viscous and less flammable। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में लिखवाया है मैंने आपको, आप चेक कर लीजिएगा नोट्स। उसके बाद हाउ मेनी मोल्स ऑफ एथेनिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब यार ये भी क्लास में करवाया मैंने आपको और मैंने कहा था कि एग्जामिनर पूछेगा आपसे। सो ये है एथेनिक एसिड, उसको रिएक्शन करवा रहे हैं हम मैग्नीशियम से। तो दुनिया का कोई भी मेटल होता है जब वो एसिड से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब ये बनेगा मैग्नीशियम मेथानोएट, तो मेथानोएट आयंस 2 हो जाएंगे और ये मैग्नीशियम हो जाएगा, और जाहिर सी बात है मेथानोएट कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये काम आ रही है ना इक्वेशन, हालांकि सिलेबस में नहीं दी गई, लेकिन मैंने कहा था कि भाई पढ़ लो, पूछेगा एग्जाम में, नोट्स में मिलेगी ये इंफॉर्मेशन भी। 37 with which substance will ethene reacts to form more than one product? भाई ethene is an alkene, alkene ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, है ना सर। व्हाई नॉट ए, ओ भाई आर्गन नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करता। इथीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा इथेन देगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, इसलिए गलत। स्टीम से रिएक्शन करेगा इथेनॉल मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट होगी, इसलिए गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। सो जब इथीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। सही, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 38, which statement about isomers of a compound is always correct? Always correct isomers के लिए। they have different empirical formula, नहीं भाई सेम empirical formula होता है। they have different relative molecular mass, नहीं भाई molecular mass भी सेम होता है।
आइसोमर्स में एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम, दे ओनली हैव कार्बन हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल। गलत, अल्कोहल में भी तो होता है ना आइसोमेरिज्म, उसमें तो ऐसा नहीं होता, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही आंसर ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये डेफिनेशन लिख पाई है मैंने आपको। सो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अलर्ट रहना। How many structures shown an unsaturated hydrocarbon molecule? यार unsaturated hydrocarbon means between the carbon atom double bond होगा, तो between the carbon atom double bond यहां पर है, तो A is the right answer। सही है। हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नहीं है, गलत। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी गलत। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन आ गई, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि बिटवीन द कार्बन एटम एक ही डबल बॉन्ड है। Which type of polymer is made by reacting amino acid together? मैंने बताया था आपको कि जब अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन में कौन क्या चीज होती है? पॉलीअमाइड होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज फॉर्म, और प्रोटीन का लिंकेज क्या होता है? CONH। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? अमाइड लिंकेज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? C होगा।